हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कमर दर्द में जिनकी रिकवरी हो रही है। बहुत सारी हैं जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 100% ठीक हैं और मुझे उनकी जो स्टोरी है आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत खुशी होगी। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लूँगी जो आपने मुझे शार्टिका सर्वाइकल या स्लिप डिस्क से रिलेटेड पूछे हैं, उसके आंसर भी देने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, आज मैं जिनका सबसे पहले कमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भाई हैं, काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं और इनका नाम बबलू है जो इनकी आईडी पे है। मुझे पर्सनली मैं नाम किसी से पूछती नहीं हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो उनका जो अभी रिसेंट कमेंट आया है वो है तो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए। उनका मैंने पहले वीडियोस में भी उनकी जब रिकवरी चल रही थी उस टाइम पे मैंने उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। पर अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे जो भेजा है ना, वो बहुत खुशी देने वाला था मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी उनका, कि दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिस वक्त भी उन्होंने मेरे से बात की थी मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम में थे, दर्द और तकलीफ में थे। पर वो अब खुशी की बात ये है कि वो एक तो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हैं, ठीक हैं, और वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। वो बैंक में उनकी जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो ठीक है, अपनी जॉब कर रहे हैं। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो बंदा दर्द में तकलीफ में है ना, एक टाइम के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि दीदी हमारी जॉब चली गई है। तो मेरे लिए खुशी की बात ये होती है कि बंदा ठीक भी है और फिर वो अपना काम कर रहा है। तो ये हैं बबलू जी और हरियाणा से हैं। इन्होंने लिखा है, अच्छा मैसेज किया उन्होंने कि हेलो दीदी कैसे हो आप। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि दीदी मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ ना, जब भी किसी को अगर कोई ठीक हो गया है तो प्लीज़ दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि आप अगर दर्द ये झेल चुके हैं और आप जानते हैं कि इसका कुछ हिस्सा भी अगर आपको समझ आता है कि हाँ ये नहीं करना है और इसे ना करोगे तो फिर आपको इसमें आराम आएगा, तो इतना भी अगर किसी को बता दो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा है कि आप अगर ठीक हो गए हैं तो पहले दूसरों की हेल्प करिए, है ना। तो बबलू जी का एक्सपीरियंस मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो दर्द में तकलीफ में हैं, तो वो डिप्रेशन में रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ठीक हो गए हैं, देखिए सबके साथ नहीं होता। 100 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो कंडीशन होती है कि अगर आप ये ध्यान ही नहीं रखोगे कि आपने हैवी वजन उठाया तो आपको प्रॉब्लम होगी। हैवी वजन मतलब, मैं तो देखिए स्टार्टिंग में जब जो प्रॉब्लम में है तो मैं मना करती हूँ कि 1 kg भी मत उठाइए, लेकिन ठीक होने के बाद आप 10-15 किलो उठा सकते हैं, पर ऐसे मत उठाइए कि डायरेक्ट आपकी बैक पे असर आए, है ना। तो या तो किसी की हेल्प लें, अदरवाइज अगर आपको वजन छोड़ना ही पड़े तो आप किसी और के ऊपर डाल देना। लेकिन भारी वजन, इससे ज़्यादा 10-15 किलो से ज़्यादा का अगर वजन है तो आपने कभी नहीं उठाना है और झटके से खुद को बचाना है। तो फिर कभी आप कभी इस प्रॉब्लम में दोबारा जा नहीं सकते, पर अपना ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बबलू जी का एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया कि जिनको मन में ये डाउट रहता है कि किसी ने ये कहा है। मुझे बहुत सारे भाई बहन ऐसे मैसेज करते हैं कि हमारे ये जानने वालों ने ये कहा है, हमारे जानने वालों ने वो कहा है। तो लोग डरे रहते हैं और इसी वजह से वो मतलब डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत सारे पेशेंट। तो ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, पर आपने अपना ट्रीटमेंट लेना है। बबलू जी का जो मैं बता रही हूँ, तो इन्होंने यूनानी मेडिसिन ली थी, प्रिकॉशंस मसाज सिकाई जो मैं बताती हूँ आप लोगों को, वो सब इन्होंने किया है और ऊपर वाले का शुक्र है वो आज ठीक है। जिन लोगों को जो अभी नए जुड़े हैं, अगर नहीं पता है कि मैंने क्या क्या किया था और मैंने क्या शेयर किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, या मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। उनको देखिए, उनको फॉलो करिए। प्रिकॉशंस, लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारे लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो लाइफस्टाइल मेंटेन अभी से करिए ना। पहले जो हमने गलतियां की हैं वो छोड़ दीजिए, उनके ऊपर पछतावा नहीं रखना कि मैं काश उस दिन ये ना कर रहा होता, काश मैंने ये ना किया होता, मैं ऐसी ना होती, ये काम करके अगर मैं ये काम अवॉइड करती तो ये पछतावा नहीं रखना है।
जो बीत गया उसको छोड़िए, पर जो आगे आने वाला कल है उसको बेहतर बनाने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करिए और आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये तो थे बबलू जी। अब मैं जिनका कमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, जिनका जो ये बोलते हैं कि हम 100% ठीक हो गए, तो उनमें जो नाम है वो पूजा जी का है। इंस्टाग्राम पे इनकी मेरे से बात हुई है, तो इन्होंने लिखा है भगवान आपको खूब खुश रखे बहन, और इन्होंने लिखा है मैम मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेडिसिन बताई और मैं 100% ठीक हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहो, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक मैम आपके लिए। शुक्रिया आपका। मेरा मेरा तो सिर्फ इतना रोल है कि मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ और आप उस चीज़ पे अमल कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आप उस चीज़ पे अमल कर रहे हो, क्योंकि आप अगर करोगे नहीं तो वो कैसे होगा। तो आपने वो किया है और आपको रिलीफ आया है, आपने लिखा है 100% ठीक है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ऑफ कोर्स आपके लिए तो होगी। तो अभी आपने ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये तकलीफ़ ऐसी है कि बहुत सारे मेरे बहन भाई ये गलती कर जाते हैं कि जैसे रिलीफ आता है तो उन्हें लगता है जैसे बुखार आया था और बुखार उतर गया है तो बस वो ठीक हो गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है। अंदर कहीं हड्डियों की, छोटी छोटी हड्डियों के बीच में जो डिस्क है उसमें कहीं पे डैमेज था, जिसकी वजह से इतना दर्द और इतनी परेशानी, सुनपन, झंझनाहट, कितनी सारी परेशानी झेल रहे हैं लोग, है ना। तो अगर वो ठीक हुआ है तो इसका मतलब है आपको अपने आप को एहतियात के साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक की तो आपको दर्द वापस आ सकता है और जब वो बढ़ता है ना तो फिर दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है, वो टेंशन में चले जाते हैं बंदे। तो आपने प्रिकॉशंस को अभी साल 2 साल कम से कम एज इट इज़ लेके चलिए, ताकि वो जो जख्म है वो अच्छे से हील होके अपने आप को ठीक कर ले। और उसके बाद भी बस जो मैंने बताया, हैवी वज़न और झटके से खुद को बचा के रखिए, तो कभी भी ये प्रॉब्लम आपको दुखी नहीं करेगी। ठीक है जी। तो पूजा जी अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद यही करती हूँ कि जिनको ज़रूरत हो उनको हेल्प भी करिएगा। ठीक है जी। अब जो मैंने आपसे कहा, ये शिवी जी का भी शेयर कर रही हूँ। इनसे भी मेरी इंस्टाग्राम पे ही, नहीं, इनसे मेरी बात हुई थी। ये इन्होंने यूट्यूब पे मैसेज किया था। तो इन्होंने लिखा है मुझे 1 मंथ हुआ है, 60% आराम है मुझे और जल्दी ही 100% आराम आ जाएगा। मेरा तो स्पेस भी कम हो गया है। 5 से 6 डॉक्टर को दिखाया, सभी ने सर्जरी बोला था। अच्छा, इनको सर्जरी बोला गया था और उनको 1 महीने में काफ़ी आराम आया है। 60% बहुत होता है अगर किसी को 1 महीने में इतना रिलीफ आया है। तो इनको प्रॉब्लम कब से थी ये तो मुझे नहीं याद है। इन्होंने लिखा है कि मुझे भी अब आराम है आपकी मेडिसिन से, मतलब जो आपने मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन जो बताई है वो इन्होंने ली है, तो उससे रिलीफ आया। आप जानते हो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी पेशेंट, जो भी जिनको बहुत लंबा टाइम हो गया उनकी बात अलग है, पर जो अभी नए नए हैं तो सबसे पहले एलोपैथिक में जाएं, तो एलोपैथिक में न्यूरो सर्जन के पास जाएं, नसों के डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। अगर आप सब कुछ करके आपको नहीं आराम दिखा है, आपने हर चीज़ फॉलो करनी है। पहले तो प्रिकॉशंस नहीं करते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर मना करते हैं कि ये नहीं करना, आप गाड़ी नहीं चलाना, आपने झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, तो हम लोग उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दवाई निकलेंगी और ये तकलीफ ठीक हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो डॉक्टर को सुनिए अच्छे से और उसको फॉलो करिए। पर अगर वहाँ से रिलीफ नहीं दिख रहा है, किसी भी हालत में आपको आराम नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल थक गए हो, तब फिर आप दूसरे ऑप्शंस ट्राई करिए। ठीक है। तो उसमें आयुर्वेदिक भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है, आपको पता है कई सारी किस्म की मेडिसिन होती है। तो वो सब कुछ ट्राई करना है, लेकिन होपलेस नहीं होना है, अपने आप को रोकना नहीं है ना। तो अपने आप को अगर ठीक करना है तो उसके लिए कोशिशें हमेशा बरकरार रखिए। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जिस वक्त मैं इस दौर से गुजर रही थी तो मुझे ये लगता था कि काश के कोई बता दे, काश के, और मैं बताऊं तो बेचैन हो जाती थी जब, क्योंकि दर्द ही है, 24 घंटे दर्द है। तो बस ये लगता था ना कि जल्द से जल्द मुझे एक तो ठीक होना है, दर्द जाए और उसके बाद मैं अपना काम नॉर्मल कर सकूं। तो कोई कहीं से बताता था ना तो हम लोग चले जाते थे। पर कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ लंबा सफ़र करके जाना पड़ता था। ट्राई किया मैंने, किया है मैंने, वो भी सफ़र भी किया है, दर्द में भी।
लेकिन बस ये उम्मीद थी कि शायद आराम आ जाए। तो किसी से 19-20 ऐसा लगता था आराम, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता था, पर जो सफ़र है वो तो ख़राब ही कर देता है। सफ़र आपको पता है ना, रेस्ट ज़रूरी है, और सफ़र में तो इतने झटके लगते हैं कि आप कितना भी कुछ भी कर रहे थे और एक झटका आया, एक झटके ने आपका सारा बिगाड़ दिया खेल, है ना। तो करना है, 100% भी रिलीफ आएगा। अपने परहेज को, मसाज सेकाई जो मैं बताती हूँ उसको भी करिए, मेडिसिन अपनी कंसल्ट करके लीजिए, बेहतर है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम और इशू ना हो तो खुद से ट्रीटमेंट ना लें, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये थी सिब्बी जी। और अब जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये है रंजना जी का। रंजना जी इंस्टाग्राम के थ्रू बात हुई है, और इन्होंने लिखा है, दीदी मुझे दर्द में 80% आराम आया है, 45 डेज हुए हैं दवा लेते हुए, और 80% रिलीफ है। तो अभी 80% बहुत होता है, ठीक है। 45 डेज़ मुझे खुशी है कि उनको रिलीफ है, पर यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपनी चीज़ें उतनी ही बताता है। एक तो ये पेशेंट जो दर्द में है वो कितना बताएगा, खैर, लेकिन जो खुश है वो तो अपनी चीज़ बता के जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना एक्सप्लेन किया है। मैं तकलीफ़ें डिस्क्राइब नहीं करती हूँ कि उनको, हाँ, किसी ने अगर खुद से किया है तो मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग समझ रहे हो कि ज़्यादातर जो लोग मेरे से बात करते हैं, मेरे से कनेक्ट करते हैं, उनको लंबर में इशू होता है, ठीक है। बहुत सारे, जितने भी ज़्यादातर जो पेशेंट होंगे वो लंबर वाले होते हैं, और लंबर में रिलीफ आना इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो सबसे नीचे के रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है ना, उस जगह पे वो डैमेज है, और उसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा झुकना, उठना, बैठना, सब सब वो लंबर वाली जगह से होता है। तो रंजना जी, मुझे बहुत खुशी है आपके लिए भी कि आपको रिलीफ आया है। बस अपना ध्यान रख के चलें, इसे 100% क्योर करना है आपको, और फिर ठीक भी रहना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। अगला जो कमेंट मैं शेयर कर रही हूँ ये जैनब जी का है। ये बिहार, सॉरी, शायद झारखंड से हैं, मतलब उस तरफ से ही हैं, और इनका प्रॉब्लम जो है, इनको सर्वाइकल भी था और इनको लंबर में भी प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा, और छोटे बच्चे हैं इनकी। तो जो बच्चे वाले हैं और जो बहुत डिस्टर्ब हैं, जो बहुत परेशान हैं, जिनको लग रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं इनका इसलिए भी शेयर कर रही हूँ उनके लिए, उन मदर्स के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं। काम तो सारे करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे भी ज़रूरी काम नहीं है जिन, अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं ना जिनके बगैर काम चल सकता है, तो वो काम थोड़ा अवॉइड करिए, पर जो नेसेसरी है उसके लिए थोड़ा सा आपने कुछ बदलाव करिए अपने जीवन में, अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपके बच्चे का जो अभी बचपन वाला जो उनका पीरियड चल रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो, उनको झिड़कना नहीं है, उनको दुत्कारना नहीं है कि मैं दर्द में हूँ, तो फिर देखभाल भी थोड़ी बहुत उनको भी करनी है, पर आपको पहले खुद का भी दर्द का निवारण करना है। तो काम तो सारे करने हैं, लेकिन जो काम आपके घर में कोई मेंबर है, कोई मदद करने वाला है, और वो काम आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना, तो वो उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैनब जी का काफ़ी जो क्वायरीज थी बहुत सारी थी कि अब कैसे कैसे होगा, गर्दन में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी गर्दन में अकड़न कम हो गई है, मैं ईज़िली मूव कर लेती हूँ नेक को, और कमर से दर्द ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन एक झंझनाहट जैसी बनी रहती है, और लेफ्ट थाई और लेग में पेन रेडिएट हो रहा है। ये चेंजेस मुझे 3 दिन से दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि उनको ये 1 मंथ में उन्होंने जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो की हैं, और उससे उनको 1 मंथ में इतना रिकवर हुआ है कि उनका कमर में दर्द नहीं के बराबर है, और उनका जो गर्दन में अकड़न थी, तो इनको गर्दन में इतनी प्रॉब्लम थी कि इनका बहुत सवाल पे सवाल थे। और इनकी तरह एक सिस्टर और हैं, वो बांग्लादेश से हैं, उनको लगता है कि वो ठीक ही नहीं हो सकती, वो सब कुछ कर रही हैं, बहुत एहतियात कर रही हैं, मैं जानती हूँ, पर उनका दिमाग उन्हें ये शायद यकीन दिलाने में अभी सक्षम नहीं है कि आप ठीक हो सकते हो। तो आपके लिए है कि उनका जो सवाल पे सवाल थे, उनका जितना मैं बता सकती थी मैंने बताया, और उनको अब 1 महीने के बाद इतना रिलीफ उनको दिखा है कि वो अपनी गर्दन की अकड़न के बारे में बात कर रही हैं कि वो काफ़ी कम हो गई है और वो इजीली मूव कर सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो मेरा सर्वाइकल वाला कंडीशन थी,
उसमें ये जो गर्दन का हिस्सा था, पहली बात तो ये कांपता थरथराता जैसा रहता था, मतलब कांपता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे थरथराहट महसूस होती थी, मुझे लगता था सिर का वज़न नहीं झेल पा रहा है। और यहाँ से जब भी मैं गर्दन ऐसे मूव करती थी, ऐसे करती थी, तो कड़च कड़च की आवाज़ आती थी मेरे गर्दन से। तो वो जो कड़च कड़च की आवाज़ है ना, वो बहुत इरिटेट करती थी, क्योंकि वो सुनाई हमें ही देगी, वो हमको सुनाई देगी, किसी बाहर वाले को नहीं देगी, ठीक है। तो वो ऐसी कंडीशन थी, ऊपर से शोल्डर पेन, एक हाथ में दर्द। तो और यहाँ पे किसी का सवाल ये भी रहता है कि अगर शोल्डर लेफ़्ट वाले शोल्डर में पेन है तो क्या हमें राइट से उठना चाहिए, राइट की तरफ से जो मैं बोलती हूँ ना करवट लेके उठना है। तो ऐसा नहीं है, मेरा लेफ़्ट वाले में ही दर्द था और मैं लेफ्ट साइड से ही टर्न करके हाथों को टिका के उठती थी, ये मेरा नियम था, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे 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 क्योर होती हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से होगा। और आपने एक गलती की तो आपको दर्द बढ़ेगा, और दर्द बढ़ेगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, रेस्ट करना है और प्रिकॉशंस और मसाज सिकाई कंटिन्यू करिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कमर का दर्द ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, लेकिन झंझनाहट जैसी और लेफ़्ट थाई में ज़रा दर्द जो है वो रेडिएट हो रहा है। तो ये मैंने उनसे बात की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऑफ कोर्स छोटा बच्चा है, तो उन्होंने कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से उनको ये चेंजेस हो रहे थे। तो उन्होंने वो जब ठीक कर लिए तो उनको रिलीफ भी दिखा होगा। तो ये जैनब जी का था एक्सपीरियंस, और साथ में औरों के भी एक्सपीरियंस ले रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें और शेयर करूँगी जो मेरे साथ रिसेंट अभी कुछ लोगों से बात हुई है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करती चलती हूँ। जैसे एक सिस्टर का भी मुझे मैसेज आया, उनका भी सर्वाइकल का बहुत इशू था, तो उनको बहुत आराम था उसमें। तो उन्होंने लिखा भी है, ठीक है, कमर का तो है ही लेकिन गर्दन में भी था, तो जलन थी आई थिंक। तो उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत आराम है। लेकिन फिर उनका मैसेज आया मुझे कल कि दीदी मुझे ना मेरी नसें फड़क रही हैं। अब नसें फड़कने का मतलब बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, पर कुछ लोग तो समझते होंगे कि जैसे हार्ट बीट की तरह ऐसे से ऐसे होती है, फटफट 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 करके। तो कभी हाथ में हो रही है, तो कभी पैर में हो रही है, तो कभी कहीं महसूस हो रही है वो फटकती हुई ना नसें। तो ये होता क्यों है? ऑफ कोर्स ब्लड तो नहीं फटकेगा, गैस होती है, गैस बनती है, और गैस तभी बनेगी जब आप कुछ ऐसा खाएंगे पिएंगे जो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने क्या कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से गैस बनी हो? तो उन्होंने कहा दीदी मैंने पूड़ी खाई है, 2-3 पूड़ी खाई हैं, और पूड़ी मतलब पूरियाँ, पूरी जो बनती है वो, और चने खाए हैं जो ये ब्लैक चने होते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जब मैं बोलती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें मैं भी छोड़ देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई जिससे गैस ना बने, मतलब एसिडिटी ना हो, वो चीज़ें ना खाएं। तो उसमें फ्राइड चीज़ें भी आती हैं। अब फ्राइड चीज़ों में सभी है, पकौड़ी भी है, पूरी भी है, ठीक है। तो आपने फ्राइड चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे गैस बनेगा। दूसरा, चने अगर आप खाते हो तो कुछ लोगों को उससे बहुत गैस बनती है, हर एक को नहीं बनती, पर कुछ लोगों को गैस बनती है। कच्चे जो जैसे हम भिगो के रख देते हैं ना चने और तब खाते हैं, उनसे भी गैस बनती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको गैस नहीं बनाएंगे, बनाते हैं। किसी को थोड़ी बनती होगी तो किसी को बहुत ज़्यादा बनती होगी, तो वो भी गैस का कारण बन सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं बोलती हूँ छोले नहीं खाने, छोले तो बिल्कुल नहीं खाने हैं, ठीक है, उनसे तो गैस बनेगी बनेगी। लेकिन काले चने भी कभी कभी आपके लिए अच्छे नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने खाया, क्या इससे हमें गैस बनी है कि नहीं। और मैं बताऊँ तो पेट को सॉफ्ट रखने के लिए लौकी, तोरी, टिंडा, परमल, ये 4 हैं जो पेट को एकदम नरम रखते हैं, अच्छा रखते हैं, आपके जो इंटेस्टाइन है उसके लिए बेहतरीन है। तो और गैस नहीं बनाते हैं, सबसे बड़ी बात तो इन चीज़ों को। और करेला, करेला भी तो वो आप खा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। बाकी आप मूंग की दाल आप कभी भी खाइए, कभी भी मूंग की दाल कभी परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पहले से बता दूँ कि आप लोग उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई इशू आए तो घबराना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये क्या हो गया है, पर आपने एहतियात करनी है खाने पीने में भी, ठीक है। अगला जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी हूँ, इनका नाम तो नहीं दिख रहा है मुझे, ये इंस्टाग्राम पे ही इनसे मेरी बात हुई है, और इन्होंने लिखा है मैम जो दवा आपने बताई उससे अब काफ़ी आराम है, थैंक यू सो मच।
और आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं तो सिर्फ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ना कि वो तो खुश हैं तो मैं भी तो खुश होनी चाहिए ना कि हाँ भाई, और किसी को बताने में मज़ा आना चाहिए ना कि भाई अच्छा आपको आराम नहीं आ रहा है तो चलिए आप ये करके देख लो। तो मुझे भी तो बताने में तभी मज़ा आएगा जब कोई ये कहेगा कि हाँ दीदी आपने जो बताया मुझे उससे रिलीफ आया है ना। तो मुझे खुशी इस बात की भी है कि वो भी ठीक हो रही हैं। जितने एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे होंगे मैं उतने शेयर करूँगी, उतना ही मेरे जो भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, उनके लिए तो मोटिवेशन का काम करते हैं आप लोगों के एक्सपीरियंस। तो उनके लिए ये सब शेयर कर रही हूँ। बस आपने ध्यान रखना है कि जो चीज़ करते आ रहे हो, जिससे रिलीफ आया ना, उसको छोड़ना नहीं है अभी, ठीक है, उसको करते रहना है। अच्छा, टेंशन लेके नहीं बैठना। बहुत सारे लोग ना मुझे ये बोलते हैं कि मतलब वो किसी को अगर बता रहे हैं तो वो बोलते हैं अरे इतना परहेज कौन करेगा। तो इतना परहेज कौन करेगा? वो करेगा जो चारों तरफ से भटक के बैठ गया है और उसको रिलीफ नहीं आ रहा है। पहली बात तो वो करेगा। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ करके करना बहुत जरूरी है। मैं तो सच में बोल रही हूँ कि मैं जिस कंडीशन में थी, मेरी वाली कंडीशन में तो ये सबसे ज़रूरी है कि ये सब करना ही करना है, इसमें कुछ छूट नहीं है। लेकिन जो जिनको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है वो पहले ये सोच के बैठ जाएंगे कि अरे इतना प्रिकॉशंस कौन करेगा। तो ऐसा नहीं होता। आप करना तो शुरू करिए। हो सकता है 10 दिन में आपको बहुत अच्छा आराम आ जाए, हो सकता है आपको 2 दिन में आराम आ जाए, लेकिन फिर आपने उसमें से जितना आप खाने पीने का हो चाहे फिजिकल हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा आप करके देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ठीक कर सकते हो उसको। लेकिन ये सोच के पहले ही बैठ जाना कि ये बहुत लंबा चौड़ा परहेज है भाई, ये हमसे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जॉब में हैं, टीचिंग जॉब में है कोई, मतलब कई तरह की आपको पता है। तो टीचिंग जॉब थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें खड़े रहना है आपको, आपको कॉपियाँ चेक करनी है तो झुक के करनी है। मतलब हर काम तो खैर सारे ही मुश्किल हैं अगर ये दर्द में हैं आप तो, लेकिन उसमें फिर सफ़र भी आता है। बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे हैं पोस्टेड जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो बाइक से जाना है, गाड़ी से जाना है, टू व्हीलर से, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो जो आपको रिलीफ दे सके वो काम आप करके चलिए, ठीक है। अच्छा, एक भाई और हैं जिनका रिकवरी हो रहा है, मुझे खुशी है। और ये हैं अजय जी, अजय जाखड़ ये नाम है इनका। इन्होंने भी लिखा है पहले से बहुत आराम है, 1 महीना हो गया मेडिसिन लेते हुए, अब 1 महीने की और अच्छा, पर अब 80% ठीक हो गया है। चलिए, मैं बता नहीं सकती कि ये जॉब वाले हैं आई थिंक। तो जिनको इतना लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, पर 1 महीने में 80% रिलीफ बहुत मायने रखता है। मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि 80% रिलीफ मुझे 1 महीने नहीं 1 साल में दिखा था, ठीक है। और उसके लिए मैंने स्ट्रगल बहुत की थी क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी भी बहुत ज़्यादा। तो 80% रिलीफ है, मुझे खुशी है। अभी आप कंटिन्यू रखिए, हर जो चीज़ आप करते आ रहे हैं उसमें से कुछ भी कम आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, लेकिन उसे बंद मत करिए बिल्कुल, है ना। परहेज का यही है कि आप परहेज में अगर गड़बड़ करेंगे तो आपको दर्द बढ़ेगा, अदरवाइज़ तो आप उसको पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। ठीक होने के बाद परहेज का थोड़ा ध्यान रखना है ताकि वो क्योर हो जाए 100%। हाँ जी, अब मैं आपके सवाल ले रही हूँ और ये सवाल है प्रदीप शिंदे जी का। इन्होंने लिखा है, दी ठीक होने के कितने दिन तक नीचे नहीं बैठना चाहिए? मुझे 2 महीनों से आराम था और मैं नीचे बैठने लग गई। देखिए कितनी बड़ी गलती करते हैं ना, जब आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो तो फिर आप ये गलतियां दोहराते हो और आपको लगता है कि ये आसान है। नहीं है। आप 2 महीने आपको ठीक हुए थे और आप नीचे बैठने लगी तो गलत है ना। नीचे बैठना, मैंने बोला है ना, नीचे बैठने में पूरी रीढ़ की हड्डी का यू बन जाता है, ऐसे यू, मतलब जो सीधी हड्डी रहनी चाहिए वो एकदम घूम के ऐसे हो जाती है और यहाँ पे लंबर है तो वो तो पिचक गई ना बेचारी। जब आप उकड़ू बैठोगे, नीचे बैठोगे, तो वो बैठना नहीं है आपको, ठीक है। तो आपने लिखा है मुझे फिर से दर्द होने लगा है और कितने दिन तक नीचे नहीं बैठना। तो मैंने बोला है कि भाई कम से कम साल 2 साल आप ध्यान रखिए परहेज का, वो छोड़िए मत। और नीचे बैठना भी एकदम से शुरू नहीं करना कि आप बैठ गए उकड़ू। जब धीरे धीरे बैठ के देखिए और पहले पटरी में बैठ के देखिए और देखिए कि आप जब बैठे हो तो ज़्यादा देर ना बैठें, है ना। 10
15 मिनट बैठ के देखो और फिर उठ के देखो कि आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है। ऐसे करके अपना टाइमिंग बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना एकदम। मुझे फिर से दर्द होने लगा है। मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करती हूँ और 2 टाइम 30 मिनट चलती भी हूँ। बहुत अच्छा आराम था, फिर से दर्द क्यों होता होगा समझ नहीं रही हूँ। भाई ये जख्म है, ये जख्म था, ये ऐसे फट गया था, डिस्क फट गया था, तो वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने आपस में, लेकिन कच्चा तो है ना, जैसे टाँके लगे होते हैं, टाँके होते हैं वो भी तो कच्चे ही रहते हैं। तो वो जब आप उसको दबा के उसे पिचका दोगी तो वो फिर से खुल नहीं जाएगा। मतलब पता नहीं मैं हाथ से बता रही हूँ, क्या समझ रहे हो आप कि डिस्क जो है वो ऐसे है और वो पहले से डैमेज थी, उसमें से जेल भी आ रखा होगा बाहर, तो वो जो जेल आया था उसकी वजह से वो दर्द था। लेकिन जैसे जैसे वो ठीक हुआ तो वो 2 महीने में वो सिर्फ इतना ही हुआ है, वो अभी ज्वाइन भी नहीं हुआ है अच्छे से। आप जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, आप उसे कुछ करोगे ऐसा जो नहीं करना चाहिए, वो एकदम से जख्म जो है वो खुल जाएंगे। वो जख्म खुलेंगे तो फिर दर्द हो जाएगा, इतनी सी ही बात है। और वो क्योंकि जहाँ पे ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर भी एक हड्डी है, डिस्क के नीचे भी एक हड्डी है, और ये जब आप नीचे बैठ रहे हो तो ये जो बेचारी डिस्क थी जो डैमेज थी, वो क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो घूम गई ना, वो ऐसे रहती है रीढ़ की हड्डी, वो ऐसे घूम गई है बैठने पे, तो वो दब गया। वो जैसे ही दबेगा तो आप किसी बॉल को पिचकाओगे तो वो बाहर की तरफ तो आएगा ना, फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी फिर। तो ऐसा मत करिए, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, और ये 1-2 साल रखिए, बिल्कुल रखिए। और उसके बाद भी जिस भी काम से आपको तकलीफ महसूस हो, थोड़ी सी, वो थोड़ी सी होगी शुरू में, जब आप काम करोगे ना कुछ भी ऐसा, तो आपको फील हो जाएगा कि आपको ये तकलीफ दे रहा है, तो उस काम को बहुत समझदारी से कन्वर्ट करिए अपने काम को, और धीरे धीरे लेके चलिए। और कोई मुझे तो नहीं समझ आता है इसका सॉल्यूशन कि आप चुटकी बजाते एकदम खट से ठीक हो जाओगे, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। मैंने प्रिकॉशंस का ध्यान रखा है और धीरे धीरे अपने कामों को करना स्टार्ट किया है। आज भी मैं हमेशा बताती हूँ, जो मैं मेरे साथ है वो मैं आपको खुल के बताती हूँ कि भाई मैं उकड़ू नहीं बैठ पाती हूँ। मैं बैठ जाऊँगी आराम से, लेकिन कुछ देर के बाद ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पीछे गिर जाऊंगी, जबकि मैं नॉर्मली बैठी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, पर पालथी मार के बैठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा काम है अपने आप को ठीक रखना, तो मैं उकड़ू क्यों बैठूंगी? एक तो मैं पटरी में बैठूंगी, दूसरा अगर नीचे बैठना पड़ा तो मैं पटरी में बैठूंगी ना, उकड़ू नहीं बैठूंगी। दूसरा, मैं पालथी मार के ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं पालथी मार के नीचे बैठूंगी ना। तो ये मैंने धीरे धीरे करके सीखा है। तो अपनी बॉडी अपने आप को ही बताएगी। आप जो आपके साथ बीत रहा है वो आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है ना। तो वो सुनिए, अपनी बॉडी की बात को सुनिए कि वो आपको कहाँ पे रोक रही है कि ये नहीं करना है, और कहाँ वो कह रही है कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं। अभी आप आधा आधा घंटा वॉक कर रहे थे, पर अब नहीं करना है। अब जब आप दर्द में हैं तो 15 से 20 मिनट की वॉक बहुत है। उसमें भी आपको दर्द आएगा, ध्यान रखना। जो दर्द में है अगर वो 15-20 मिनट वॉक करते हैं तो भी दर्द आ जाएगा, क्योंकि जब हम बिस्तर पे आराम करते हैं तो दर्द चला जाता है, लेकिन जैसे ही हम खड़े होकर वॉक करने जाते हैं, जब हम दर्द में हैं, तो दर्द आएगा ही आएगा, क्योंकि अपर बॉडी का वजन जो उस पर पड़ गया है ना, तो वहाँ पे प्रेशर बन रहा है, नसों के ऊपर प्रेशर बनेगा, नसों का फ्लो कम होगा तो दर्द आएगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। एक सवाल ये पूनम कालरा जी का था। इन्होंने लिखा है स्टिफनेस इन नीज उठते बैठते हुए भी इसी वजह से होती है क्या, प्लीज़ बताएं। तो पूनम जी देखिए, मेरा एक टाइम तक घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कमर में ही थी, ठीक है। फिर कमर के बाद जब मेरे एक पैर में दर्द आया, उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे, मतलब ये एकदम से नहीं हुआ, मेरे 6-7 महीने शायद गुजरे होंगे उसके बाद, क्योंकि मैं घुटनों पे थोड़ा सा झुक के चीज़ें उठाती थी बैठने के बजाय, नीचे झुकना बंद था तो नीचे बैठती भी नहीं थी, तो घुटनों का इस्तेमाल करते, तो मुझे लगने लगा कि घुटने आपस में रगड़ रहे हैं, मतलब पेन आना स्टार्ट हुआ। और जो घुटने के नीचे जो तकलीफ थी वो अलग थी, वो ऐसा लगता था जैसे घुटने के नीचे की जो मसल्स हैं, नसें हैं, वो खींच रही हैं, वो खींच रही हैं, मतलब जैसे हम धागे को खींच देते हैं ना, जबकि हमने पैर फोल्ड भी कर लिया है तभी भी वो खींची हुई महसूस होती थी। तो घुटने बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि वो कमर दर्द से जुड़े हैं। जैसे कमर दर्द ठीक हुआ, जैसे मेरी जो नसों का प्रेशर कम हुआ, वैसे वैसे घुटने अपने आप हील हो गए, मतलब मुझे उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखिए
एक एक तो वजह ये हो सकती है कि आपको स्लिप डिस्क की वजह से घुटनों में दर्द हो। दूसरा एक बड़ा कारण होता है यूरिक एसिड का बढ़ना। तो घुटनों में ऐसा ना हो कि आपको किसी और वजह से स्टिफनेस महसूस हो रही है, तो एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट आप करवा सकते हो, ठीक है। तो वो भी देख लो। अदरवाइज ये अगर कमर दर्द की वजह से है तो वो तो कमर दर्द के साथ साथ हील हो जाना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है जी। एक सवाल ये पता नहीं जीज करके लिखा है, कोई आईडी है, इन्होंने पूछा है मैडम मुझे 1 महीने पहले जिम में कसरत करते टाइम स्लिप डिस्क हुआ है, लेकिन किसी भी लेग में फिलहाल कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन कमर दर्द लेफ्ट लोअर बैक में है। वो कुछ दिन ठीक रहता है लेकिन बैठने से दर्द बढ़ जाता है और फिजियोथेरेपी से भी दर्द बढ़ जाता है, फिजियोथेरेपी से भी। ओह ठीक है। देखिए, एक तो मेरे पास ना जो यंग एज के बॉयज़ हैं उनका ज़्यादा कंप्लेन यही है कि वो जिम जाते हैं और वहाँ पे वो एक्सेस से ज़्यादा अपने आप जिम करने के चक्कर में यार उन्हें लगता है कि आज मैं इतना वज़न उठा लूँगा, तो बहुत वज़न उठाते हैं, उसकी वजह से स्लिप डिस्क होती है। और आपने ये कहा है ना भाई साहब कि मुझे फ़िलहाल पैरों में कोई सिम्टम नहीं है, तो स्टार्टिंग में जो मेरे साथ था वो सिर्फ कमर में था, लंबर वाले एरिया में 2 जगह डिस्क डैमेज थी, तो वो छोटा सा एरिया ही था जिसमें दर्द था। उसके बाद वो दर्द बढ़ा है। तो आपने झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना तो अभी बंद करिए। आपने अगर न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया है तो तुरंत जाइए, न्यूरोसर्जन से मिलिए, अपनी एमआरआई कराइए। कुछ और आपको गड़बड़ ना हो, ये चीज़ जानकारी आपको होनी चाहिए कि कहीं आप खुद से मान के ना बैठ जाएं कि आपको स्लिप डिस्क हुआ है ना। तो आप ज़रूर देख लें। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक अंकल जी थे, उनके बेटे का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो रही है फादर को और उनको कमर में दर्द हो रहा है। तो कमर में दर्द हो रहा है तो दीदी आप बताओ क्या करें। तो जब एमआरआई करोगे तब तो पता चलेगा कि आपको स्लिप डिस्क हुआ है कि नहीं। लेकिन उनको स्लिप डिस्क की वजह से दर्द नहीं था। मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि भाई डॉक्टर के पास जाके अच्छे से चेकअप कराओ। उनको क्या था, उनको पथरी थी, गुर्दे में पथरी थी, किडनी में, और उसका पेन उनको आना स्टार्ट हुआ। और वो उससे पहले वो सफ़र करके आए थे कहीं पे ना बाइक पे, तो हम समझ लेते हैं कि हाँ भाई सफ़र में झटका लगा तो कहीं स्लिप डिस्क का पेन ना आ गया हो। लेकिन जब पथरी जो होती है वो ऊपर की साइड रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी पता चलता। लेकिन जब सफ़र करा, झटके लगे तो वो खिसक के थोड़ा नीचे आ गई, तो उसकी वजह से पेन आया उनको। तो इसीलिए अपनी एमआरआई कराएं। अगर वाकई में दर्द की वजह स्लिप डिस्क है तो फिर उसका ट्रीटमेंट लीजिए, वही प्रिकॉशंस करिए। ऐसा ना हो कि हम किसी और का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और प्रॉब्लम कुछ और हुई है ना। तो वो आपने अपने बिल्कुल करा लेना है, अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए। पर प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल जो मैं बताती हूँ वो आप करिए। और एक ऑयल जो मैं बताती हूँ उसकी मसाज सिकाई कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ आपने उसकी मसाज करनी है। नीचे से ऊपर का मतलब है ऊपर से नीचे, हाथ को वापस नहीं ले जाना है, बस इतना ध्यान रखना है। तेल बनाने का रेसिपी सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ये आप करिए। और अगर आप दिखा चुके हैं और आपको रिलीफ नहीं आ रहा है और कुछ क्वेरीज हैं तो आप फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। मेरी जो आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, ठीक है जी। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जो छोटी छोटी लाइफस्टाइल मैं बोलती हूँ ना कि आपने करना है, उसको ध्यान रखिए, उसको छोड़िए मत। जैसे कि ब्रश करना, मुँह हाथ धोना, कुल्ला करना, ये नेसेसरी है डेली। और इसमें आप जब कुल्ला करोगे तो थोड़ा सा झुकोगे ना, तो उस टाइम पे दीवार को खाली हाथ से छूना नहीं है। अपनी जो जो हमारी बॉडी है ना, ये देखिए दीवार है, ये बॉडी है। अब आपको झुकना है तो आप यूं झुकने के बजाय आप थोड़ा तिरछा करके ऐसे तिरछा कर लीजिए अपनी बॉडी को, और एक हाथ से इस सीधी दीवार को ऐसे पकड़ें कि आपकी जो बॉडी का वेट है वो इस पे जाना चाहिए। समझ गए आप कि आपको झुकना तो पड़ेगा, बस थोड़ा सा झुकिए। लेकिन ज़्यादातर अपने आप को, शरीर को जो है ना ट्रायंगल की तरह जैसे होता है, तो थोड़ा सा तिरछा करके झुका लीजिए, तिरछा कर लीजिए आगे की तरफ, और एक हाथ से अपनी बॉडी का वेट दीवार पे सटा लीजिए। ये छोटी सी चीज़ है। और बेल्ट लगी होनी चाहिए लंबर वाली, जो मैंने बेल्ट बताई है। मेरे जो वीडियो है इसमें प्रोडक्ट्स में मैं डालती हूँ, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वो वाली बेल्ट ले सकते हैं। अगर आपको ना मिले किसी वजह से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, बस आपकी नाप सही होनी चाहिए, ठीक है। तो
आपने बेल्ट लगा के ही खड़े होना है बिस्तर से, और जब आप बैठेंगे तो बेल्ट को खोल देना है। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अपने आप को प्रेशर मत दीजिए कि आपको ये करना है। खड़े होके जो काम करना है वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर करिए, लेट जाइए। और लेटने का टाइम मत पूछिए कि मुझे कितनी देर लेटना है, क्योंकि आपका बॉडी अगर आपको अलाउ करता है 10 मिनट में तो खड़े हो जाइए। अगर आपको आधा घंटा का रेस्ट चाहिए तो आधा, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग है, किसी को पेन बहुत ज़्यादा है, किसी को कम है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी देर आपने वहाँ पे रुकना है, ठीक है। ये एक भाई साहब का, रोहित जी का सवाल है कि मैडम अब आप मतलब 2 व्हीलर पर कितने किलोमीटर का सफ़र कर सकती हैं। हाँ, मैं अब सबसे लंबा सफ़र जो है हमारे, वो कभी कभी होता है, और वो जो डिस्टेंस है वो 72 से 75 किलोमीटर एक ही बार में है ना। तो वो मैं ईजिली कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि गड्ढों के ऊपर एकदम निकल गए, थोड़ा आराम आराम से जाते हैं, मतलब इतना ऐसे भागम भाग नहीं करते, थोड़ा सा एहतियात करके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस है। अब मैं आई होप आपको थोड़ा सा कुछ तो उम्मीद लगी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वो अब शायद नहीं चला पाएंगे 2 व्हीलर पर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक तो 2 व्हीलर पे मैं बैठ के भी, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। मैं तो टेल बोन से भी दर्द था, लेकिन मैं वैसे भी नहीं बैठ पाती थी। और मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ 2 व्हीलर का, कि एक्टिवा थी हमारे पास उस टाइम भी। तो एक्टिवा में मैं जो, जैसे लेडीज पैर एक साइड में करके बैठ जाती है ना, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। उसमें जो गद्दी होती है ना, थोड़ी ऐसे मतलब तिरछी होती है, ऐसे सीधे नहीं होती, स्ट्रेट भी नहीं होती, थोड़ा सा हल्का सा नीचे तिरछी सी होती है। तो वो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम करती थी, और वो तरह से मैं बैठ नहीं पाई हूँ, मतलब दोनों पैर एक तरफ करके जो बैठते हैं वैसे मैं नहीं बैठ पाई हूँ। हालांकि मुझे टेल बोन पेन बहुत था, फिर भी मेरे लिए बेल्ट लगा के जब हमें जाना होता था कहीं भी, तो मैंने दोनों पैर, मतलब एक साइड, दोनों साइड पैर रखे हैं, जैसे हम जेंट्स लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में, पीछे लेडीज़ भी बैठती हैं ऑफ कोर्स। तो मैं वैसे ही बैठ के सफ़र करती थी एक्टिवा पे, तो मेरे लिए वो बहुत कंफर्टेबल होता था। तो आई होप अगर किसी को कहीं जाना है, और पहली बात तो 2 व्हीलर का इस्तेमाल ना करें, पर जब ठीक हो जाते हैं तब भी आप ये वाली कंडीशन अपनाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। कि अगर आपको सफ़र करना है, ठीक होने के बाद भी बोल रही हूँ, कि आप दोनों तरफ पैर करके आप बैठिए ईजिली, और सहारा लीजिए, बेशक अपने आगे या पीछे जो भी बैठा है उसका बॉडी सपोर्ट लीजिए। अगर आप अभी दर्द में है तब भी, अगर आपको कभी जाना पड़े, कभी डेली नहीं कभी, ठीक है। कुछ लोग जॉब वाले हैं, उनके लिए भी बता देती हूँ। जो जॉब वाले हैं, बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब है, टीचिंग की है खासकर, तो उनके लिए दुर्गम क्षेत्र भी होता है किसी को, मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती, तो उनके लिए फिर मैं ये कहूँगी कि आप अच्छी जो कर्व वाली बेल्ट होती है ना लंबर की, वो बेल्ट लगाइए, अपने गड्ढे और उससे बचाते हुए ले जाइए। लगातार लंबा सफ़र नहीं करना है, अगर छोटा है तो ठीक है, वरना बीच में रेस्ट करिए, जो भी आप कर सकते हो अपने लिए, है ना, वो करके चलिए, ठीक है जी। अगला सवाल ये कृष्णा जी का है, जिन्होंने लिखा है, मैडम अगर किसी को 28 साल की एज में स्लिप डिस्क हो जाए, 8-9 साल से वो सफ़र करे, जिसकी वजह से शादी भी ना हो पाए, उनको आगे की तरफ झुकने पर दर्द होता है और सूजन बहुत है, सब कर लिया, ठीक नहीं हो रहा, होप भी छूट गई, इसकी वजह से जॉब भी छोड़ना पड़ा, आपको लगता है ऐसी स्थिति में रिकवरी होगी? कोई फ्यूचर नहीं बचा, कृपया मार्गदर्शन करें। ये भी कहा गया है कि ये कभी ठीक नहीं होता। तो जिन्होंने ये कहा है उनके लिए मैं एग्जाम्पल हूँ कि ये ठीक हो सकता है। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है कि आपको 28 में हुई थी, मुझे 32 में हुई थी, और मेरी जॉब भी चली गई थी, मैं बिस्तर पे लेट गई थी, लेटी ही रही हूँ या फिर खड़ी हुई हूँ, बैठ बिल्कुल नहीं पाई बिकॉज ऑफ टेल बोन पेन, ठीक है। और आगे की तरफ झुकने में ऑफ कोर्स इतना दर्द था कि झुक ही नहीं पाई। पर पहली बात तो एक टाइम ऐसा आया कि खड़े होने की ताकत ही नहीं बची कमर में ना, वजन संभालने की कि खड़े हो जाएं। और अच्छा, वजन भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिसका ट्रीटमेंट लिया, किसी ने वजन बढ़ाया तो किसी ने वजन घटाया, ऐसा भी हुआ है। तो अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो बिल्कुल आप भी ठीक हो सकते हो। पहली बात तो यही है, ये याद रखना है। दूसरा कि इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपको मेरे वीडियो के नीचे भी बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे जो छोड़ के जाते हैं, लिख के जाते हैं कि हाँ भाई हम लोग ठीक हैं या हम कैसे ठीक हुए। तो आप उनसे भी राब्ता करिए, मतलब बातचीत करिए। आपको
खुद ब खुद ही बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी अपने दिमाग से डिलीट करिए, बिल्कुल डिलीट करना है कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। कोशिशें करनी आपको ज़रूरी है, परहेज करना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरे से ना बहुत सारे लोगों में से ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने पहले तेल बनाया, जो मैं बताती हूँ, कश्मीरी लहसुन और तिल का तेल। कश्मीरी लहसुन भी घर के पास पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, ना मिले तो ऑनलाइन मिल जाएगी, और तिल का तेल तो हर दुकान पे मिलता है। वो तेल बनाया, उसकी मसाज और सिकाई की, और उससे उनको इतना रिलीफ मिला कि उन्होंने बाकी जो चीज़ें मैं बताती थी वो स्टार्ट की करनी, तो वो ठीक हो गए। ये ऐसा है कि आपके घर पे आपको ही कुछ करना है, पहले वो करिए, आपको रिलीफ दिखेगा तो आपका मन भी खुश होगा और आप उस चीज़ पे अमल करने की कोशिश करोगी। मेडिसिन आपने जरूर लेनी है, जो भी आपको शूट आए। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक में एक ही जगह से आपने ली और आपको आराम नहीं आया तो अब आयुर्वेदिक से नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। हर तरह के डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए और अपने अपने तरीके से इलाज करते हैं, ठीक है। तो सबका तरीका अलग है। अगर होम्योपैथी डॉक्टर है तो एक डॉक्टर कुछ और मेडिसिन देगा, कुछ दूसरा डॉक्टर कुछ और देगा, लेकिन ट्रीटमेंट करना है उन्होंने एक चीज़ का। तो फिर आपने ये चीज़ ट्राई करनी है, आपने ये नहीं थक के बैठ जाना कि नहीं नहीं मैं तो ये, और किसी ने बोल दिया कि ये ठीक ही नहीं हो सकता। प्लीज़ ये नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग जो ठीक हो रहे हैं, जो अपनी खुशी बता के जा रहे हैं, जो कह रहे हैं हम 100% ठीक है, तो वो भी तो कभी यही सोचते होंगे कि ये ठीक नहीं हो सकता, है ना। ठीक हो सकता है, बस आपने कोशिश करनी है। सबसे पहली बात, सूजन के लिए मैंने एक लेप बताया है, आंबा, हल्दी, मैदा, लकड़ी, चोट सज्जे का। बनाने और लगाने का तरीका दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में मिल जाएगा। स्लिप डिस्क रिलेटेड वीडियो है, उसमें जाइए, वहाँ पे यूनानी नुस्खा कमर पे लगाने का, तैयार करने का, मैंने उसका आपको वो मिल जाएगा थंबनेल, उसको देखिए, उसको लगाना स्टार्ट करिए। परहेज क्या क्या करने हैं वीडियोस में रिपीट करती हूँ, लाइफस्टाइल क्या रखने हैं वो भी रिपीट करती हूँ, ठीक है। आगे झुकना सबसे पहले बंद करना है, ठीक है। वजन नहीं उठाना है, बिल्कुल नहीं उठाना है। नीचे नहीं बैठना है, नीचे छोड़ो, कुर्सी के अलावा कहीं नहीं बैठना है। कुर्सी में भी टेक लगी होनी चाहिए, कमर को सहारा होना चाहिए। फिर टू व्हीलर को हाथ नहीं लगाना है, किसी भी तरह का कोई भी टू व्हीलर आपने हाथ नहीं लगाना, मतलब बैठना नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। हाथ टच करके नहीं छोड़ देना, बल्कि बैठना नहीं है, उस पर नहीं बैठना है, ठीक। उसके बाद आपने सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करनी है। जो लोग बहुत सीरियसली इस तकलीफ में फंसे हुए हैं ना, सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करके देखिए, बिल्कुल अवॉइड। अगर आप सीढ़ियाँ अवॉइड नहीं करोगे, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने वो तकलीफ को बढ़ते हुए देखा है। ऑफ कोर्स उसकी बहुत बड़ी वजह सीढ़ियाँ थी। जब डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने कहा बेटा सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़नी चाहिए, तो ख़राब करती हैं। तो ये सारे परहेज करने हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने हैं। बिस्तर जो है ना, आजकल हम लोग सब फॉर्म के गद्दे, डल्लव जो गद्दे आते हैं आजकल, वो यूज़ करते हैं, तो वो मत करिए। रुई का सिंपल गद्दा लीजिए, 2 इंच मोटा हो, काफ़ी है। उस पर सीधे लेटिए। जब तकिया नहीं लगाना है, जब सीधे लेटते हो तकिया अवॉइड करिए, लेकिन जब करवट लोगे तो दोनों तरफ तकिया लगाइए। इंडियन टॉयलेट है तो थोड़ी ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के जाइए। अगर इंग्लिश टॉयलेट है तो बहुत अच्छा है। नहाने के लिए 1 फीट का स्टूल रखिए, उसमें बैठ के नहाइए। ना 1 फीट से नीचे हो ना ऊपर, कोई वो नहीं है इसमें कि अब मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी करके देखा। पटरी में बैठी तो प्रॉब्लम होती थी, अगर ऊंचे स्टूल में बैठी तो भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि झुकना पड़ता था। तो झुकना पड़ा तो मतलब सब बेकार है। आप बकेट से आधा वो स्टूल होता है, बाल्टी से आधा, तो उसमें बैठ के नहाइए। 1 फीट का स्टूल प्लास्टिक का मिल जाता है हर जगह, और बहुत अच्छा है, बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है। सिर को आगे करके बालों को वॉश नहीं करना, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो। सीधे बैठे हैं, सीधे बैठे बैठे वॉश करिए, या फिर पीछे की तरफ झुका के वॉश करिए, पर सीधा नहीं, आगे नहीं झुकाना, ध्यान रखिए, ठीक। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। लंबर वाली जो बेल्ट आती है कर्व वाली, वो पहनिए। इसके अलावा जैसे ही खड़े होते हैं ना वो पहनने। बिस्तर से उठने का तरीका बहुत ज़रूरी है। आप लेफ्ट साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों को बगल में रखना है, बगल में ऐसे साइड में, और फिर दोनों हाथों पे जोर डाल के उठना है। कमर के मसल्स पे बिल्कुल दबाव या खिंचाव या प्रेशर नहीं आना चाहिए। ये छोटे छोटे काम हैं जो आप करना स्टार्ट करोगे तो वो आपको उसका असर दिखेगा। बैठने का, वॉक करने का या खड़े होने का टाइम फिक्स करिए। 20 मिनट से ज़्यादा अपने ऊपर
बिल्कुल प्रेशर मत डालिए कि नहीं मैं बैठा हूँ, दोस्तों में हूँ तो मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठ के बातें करूँगा, नहीं चलेगा। आप जब तक इस दर्द से बाहर नहीं आ जाते हो, बिल्कुल 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं। आप लेट जाइए, दोस्तों को बैठा लीजिए बगल में, आप लेट के बात करिए, लेकिन चारपाई पे नहीं बैठना है, ना बेड पे बैठना है, पालथी नहीं मारनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे डॉक्टर ने पालथी के लिए मना किया था, लेकिन मैंने वो फिर भी किया, और उसका नतीजा मैंने भुगता है कि मुझे टेल बोन से इतना पेन आया कि मैं कई साल नरम से नरम चीज़ पे भी नहीं बैठ पाई हूँ। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, तो आप इनसे ही आधे से ज़्यादा तो आपका दर्द वैसे ही चले जाएगा। तेल बना लीजिए, उसकी मसाज करिए, नीचे से ऊपर की तरफ हाथ ले जाइए, सिर्फ लंबर पे जहाँ पे कमर में दर्द है उधर ही, ऐसा नहीं कि पूरी रीढ़ की हड्डी पे मसाज करनी, उसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए, फिर हटा लीजिए, फिर नीचे से ऊपर, ये मसाज का तरीका है। तिल का तेल जो मैंने बताया, सूजन के लिए जो मैंने लेप बताया वो रात को लगाना है, जब आप फ्रेश होके सब कुछ करके लेट जाते हो सोने के लिए, उस वक्त लगाना है। तो आप ये करके देखिए, आपको इनसे बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर आप अपना दूसरे जो मेडिसिन है उसके लिए ट्राई कीजिए। फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर मैं जो भी बता सकती हूँ मैं बताऊँगी, पर आपने करना ये सब कुछ है, इसमें से एक भी चीज़ आपने नहीं छोड़नी है। बहुत सारी सिस्टर्स कहती हैं, या कुछ लोगों का ये कहना होता है कमर में ही दर्द है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हमें तो मतलब इतना प्रिकॉशंस क्यों करें। ये अभी जो सिर्फ कमर में दर्द है वो स्टार्टिंग में मेरी कमर में ही था, फिर वो पैरों में गया, फिर टेल बोन आया, फिर थोरेसिक पार्ट में आया पीछे, फिर उसके बाद मेरा गर्दन में आया, फिर उसके बाद मेरा शोल्डर गया, फिर मेरा हाथ गया। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ा है ना, तो क्यों बढ़ाना है, वहीं पे रोकिए और उसको बैक लेके आइए। आप बिल्कुल खड़े हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप सब कुछ करोगे लाइफ टाइम, लेकिन कोशिश आपने करनी है, ठीक है जी। तो आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। और रही बात ये कि ये लोगों ने ऐसा कहा है, तो लोगों का तो काम है कहना, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अच्छे विचार रखिए, अच्छे लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल बात मत करिए जो आपको नेगेटिव करते हैं, ठीक है। हर टाइम ये मत कहिए मैं बीमार हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, प्लीज़ ये मत कहिए, क्योंकि आपको हो रखा है। आपको आप किसी को बताओगे तो वो कुछ कम नहीं होगा, दो चार बातें, कोई अच्छा आदमी है, कोई अपना बिल्कुल है समझने वाला दुख तकलीफ, तो उसे बताइए। बाकी अगर कोई पूछे कि आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने आप को भी ये चीज़ बार बार समझाइए। पॉजिटिव माइंड को पॉजिटिव करना बहुत बड़ी कला है, कि आप अपने दिमाग को ये समझाएंगे। और थैंकफुल रहिए, आपसे भी बुरी बुरी कंडीशन में लोग हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो उनको देखिए जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप तो ठीक हो सकते हो ना। तो थैंकफुल रहना है, जो चीज़ें ऊपर वाले ने हमें दी हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए, और उसको बोलिए, रिपीट करिए सुबह, और अपनी अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी धन्यवाद दीजिए, ताकि वो और अच्छा स्वास्थ्य आपको दें, ठीक है। किसी ने तो हमें बनाया है, तो उन पे फेथ रखिए कि वो आपको ठीक कर देंगे, और बिल्कुल आपने कोशिशें करनी है। ऐसा नहीं कि कोई आके एकदम से बोलेगा तो ठीक हो जाए, और वो नहीं, आपको कोशिश करनी है बस। इस तकलीफ़ का यही एक निचोड़ है जो मेरे पास, जो मैंने निकाला है, जो मुझे समझ आया, जो मैं दूसरों को बताती हूँ, तो करके आपने देखना है, ठीक है भाई साहब। अगला सवाल ये बसंता जी का है, और इन्होंने लिखा है, मैम शायद आपने पुराने वीडियो में कहा था कि आपको पैर और घुटने में भी दर्द होता था, क्या स्लिप डिस्क से घुटने दर्द करता है? हाँ जी, मैंने अभी बताया इससे पहले कि घुटने में दर्द आता है स्लिप डिस्क की वजह से। मुझे तो बिल्कुल लगा था कि शायद अब मैं ज़िंदगी भर घुटने दर्द में ही रहूँगी, मतलब घुटने जो है वो घिस रहे हैं, शायद घुटने घिस गए हैं, मुझे ऐसा लगा था। पर वो ठीक हो गए, जैसे जैसे कमर का दर्द ठीक हुआ वैसे वैसे वो भी क्योर होते चले गए, ठीक है। एड़ियों में बहुत पेन था, मेरी एड़ी जैसे ही खड़े होती थी तुरंत एड़ियों में दर्द आ जाता था। नॉर्मल कुछ नहीं था, मतलब बैठे हैं या लेटे हैं तो दर्द नहीं था, पर जैसे ही मैंने ज़मीन पे पाँव रखे, तो इसीलिए मैं बड़ी सॉफ्ट सी चप्पल बोलती हूँ ना, कि वो चप्पल पहनो जब आप घर में वॉक कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, सॉफ्ट वाली चप्पल पहनिए, आपको वो बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर आपने लिखा है, अच्छा आपने कहा है, मैम आपने अम्मी को भी स्लिप डिस्क हुआ था, उनका भी स्टोरी बताओ ना। तो आपने ये पता नहीं कैसे चला, पर मैंने अपनी मम्मी की स्टोरी शेयर की है। जब आप मेरी स्लिप डिस्क वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको
उनकी स्टोरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी है। आप एक बार देखिए, आप वाकई समझ आएगा कि मेरे में और उनमें बहुत फ़र्क था, और मुझे लगा शायद उनका ठीक होने का जो ऊपर वाले को उन पे जल्दी रहम आ गया, मुझ पे देर में आया, तो मुझे ये लगता है। लेकिन उनकी स्टोरी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। एक आपने कहा है कैसे हुआ स्लिप डिस्क, कैसे ठीक हुआ, सब हाँ वो मैंने सब बताया, ठीक है। उन्होंने खुद बताया, मेरी मॉम ने खुद बताया बल्कि, ठीक है। तो अल्लाह सबका अच्छा करे, प्रार्थना करता हूँ आप भी जल्दी ठीक हों, बस यही दुआ है। अपने ठीक होने की आप भी अपनी स्टोरी शेयर करें, और मैं आपके लिए वो दूसरों के लिए पढ़ के सुनाऊँ, तो ऐसा दिन बहुत जल्द आए, यही दुआ है, ठीक है जी। अगला सवाल ये एवरग्रीन करके आईडी है, इन्होंने लिखा है, दीदी मैं 17 साल का हूँ और मुझे स्लिप डिस्क, बल्ज और एक्सट्रूशन L5S1 है, और मुझे 6 मंथ हो गया है इस दर्द में। मैंने सब कुछ कर लिया, सारे डॉक्टर वैद्य सबको दिखा दिया, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ, प्लीज़ कुछ बता दो। और मैं वेट भी नहीं उठाता हूँ और मैं कॉलेज भी नहीं गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता हूँ। देखो, आपसे पहले जिन भैया के लिए मैंने बताया ना कि आपने ये सब करना है, ये सब करना है, वो सब आपके लिए भी है, आपको भी वो करना है। प्रिकॉशंस, लाइफस्टाइल। अच्छा, खाने में भी बता देती हूँ, चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, फ्रिज में रखे फल फ्रूट, वो सब आपके लिए बेकार हैं। आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पानी पीजिए, और फ्राइड चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। आपका पेट सही होगा, एसिडिटी कम होगी, ब्लड भी अपने आप सही होगा। कुछ मेडिसिन आपने ट्राई करनी है, अगर आप एलोपैथिक ले चुके हो तो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, ये मेडिसिन पे ट्राई करो। ये सारे प्रिकॉशंस करो, लाइफस्टाइल सही करो। बैठने का मैं बता दूं, 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, ठीक है, 5 से 15 मिनट आप बैठो, लेकिन उसके लिए कॉकिक्स कुशन आता है, मेरे प्रोडक्ट्स में, वीडियो के प्रोडक्ट्स में वो भी मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो। या फिर आप सर्जिकल स्टोर पे जाइए, उनको बोलिए कॉकिक्स कुशन दें, या फिर आप एक्टिवा की, जो मैंने यूज़ किया है वो आप इस्तेमाल करें। एक्टिवा की ट्यूब ले लें नई, और उसमें थोड़ी सी हवा भरनी है कि आप उसको ट्यूब में ऐसे दबाएंगे ना तो वो मुट्ठी आपकी बंद हो जाएगी, इतनी हवा होनी चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। तो जब आप उस पर बैठोगे, टेल बोन टच नहीं होगी और वो कंफर्टेबल रहेगी। ज़्यादा हवा भरोगे तो जब आपके पैर ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्मल नहीं आ पाएंगे, और वो नस दबेगी थाइज में, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए थोड़ी सी हवा भरनी है, उसको रखो चेयर पे और उस टाइम पे बैठो, बस। बाकी चीज़ें जो भी आप कर रहे थे, जो अभी स्टॉप हो गई हैं, उनके बारे में अभी मत सोचना। पहले खुद को हील करो, खुद को ठीक करो। पूरी लाइफ पड़ी है, आप सब कुछ करोगे, ठीक है। पहले खुद को ठीक कर लो। अगर आपने न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया था तो प्लीज़ सबसे पहले उनको दिखाना है। मुझे नहीं पता आपने दिखाया कि नहीं दिखाया, आपने बोला है बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तो ऐसे तो मैंने भी स्टार्टिंग में पता नहीं किन किन को दिखाया है ना, तो वो करना। और हाँ, आप मुझे मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा अगर आपको कुछ और पूछना है, तो मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी हो सकता है मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। अब लास्ट सवाल ले रही हूँ, ये पता नहीं टंकी है क्या है, उनकी आईडी है, उन्होंने पूछा है आपका सर्वाइकल ठीक कितने साल बाद हुआ, क्या ये लंबर जब 3 साल बाद ठीक हुआ उसके साथ ही ठीक हुआ, ये सर्वाइकल 3 साल पहले ही पूरा ठीक हो गया, ठीक है। जो भी मेरे शरीर में दिक्कतें थी, आप समझना कि उनका कोई टाइम नहीं था कि आपको ये टाइम पता है कि आपको ठीक हो गया। मेरी सारी ही प्रॉब्लम्स को हील होने में 80% रिकवरी मुझे आई थी 1 साल में, और 1 साल के बाद जो रह गया था, जो 20% रह गया था, उसको ठीक होने में लगभग 2 साल लगे हैं। और उसमें कभी कम ज़्यादा भी हुआ है, क्योंकि मैं कुछ करती भी थी। उन दिनों नोटबंदी चल रही थी, मैं लाइन में लगी हूँ और बहुत रोई भी हूँ, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें, धक्का मुक्की, पैसे निकालने थे। तो वो सब मैंने बहुत कुछ बीच में झेला भी है, लेकिन वो ठीक धीरे धीरे करके होता चला गया, और वो साथ में हील हुआ है, ठीक है। ऐसा है कि गर्दन मूव करने में आसानी हो गई स्टार्टिंग में, है ना, फिर गर्दन झुकाने में थोड़ा सा झुकाने लगी, काम सारे करने में थोड़ा थोड़ा आसानी आती गई। वो एकदम से बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ कि एकदम परफेक्ट ठीक हो गया इतने टाइम में, इसके बाद ये ठीक हो गया, ऐसा नहीं। सब चीज़ें धीरे धीरे ही नॉर्मल हुई हैं, जो मेरे साथ हुआ है। कुछ लोगों का एकदम से हो जाता है, जैसे एक सिस्टर थी हमारी हिमाचल की, उनका हाथ सुन था उनका, ठीक है, पता नहीं शायद दोनों थे कि एक हाथ था,
तो उन्होंने कहा दीदी 3-4 साल हो गए, बिल्कुल सुन्न है, मतलब हाथ सुन्न रहते हैं, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत है। तो उनका 2 महीने में ही मुझे मैसेज आ गया था, दीदी बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो बस मेरा काम है आपको बताना कि मैंने ये किया है, आप उसको करके देखिए, आपको रिलीफ आएगा तो आप फिर वीडियो सुनना अच्छे से, फिर उनको नोट डाउन कर लो अगर आप भूल जाते हो कि क्या क्या लाइफस्टाइल बताइए, क्या क्या प्रिकॉशंस बताएं। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है, वो भी प्रिकॉशंस ही हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको करके देखना है। मसाज सिकाई का कोई बहाना नहीं है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो गर्मी किसको लगेगी, फ़ैन खोलिए तेज़ और उसमें आप गर्म हॉट वाटर बैग डालिए, उसमें पानी भरिए, उसको जब वो ज़्यादा गर्म है तो टॉवल में लपेटिए और फ़ैन के नीचे लेट के आप सिकाई करिए। जब वो गर्म लगता है उसको हटा दीजिए, जब वो थोड़ा सा ठंडा सा हो जाता है फिर रख लीजिए ऐसे, पर जलता हुआ नहीं रखना है कि कमर रेड हो जाए। तो आपने करके देखना है। तो ये कुछ सवाल थे आज के। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना ध्यान रखिए। कोई सवाल हो तो मुझे यहीं कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर पूछिए। और अगर आप ठीक हो रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस डिटेल में थोड़ा सा शेयर करिए, लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो आते हैं मेरी वीडियो बाद में देखते हैं, पहले कमेंट देखते हैं कि कमेंट में किसी ने क्या लिखा है, ठीक है। तो कोई अगर दर्द में है, अगर हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकें तो ये हमारे जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।